हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे? यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में अगर अभी तक आपने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप जैसे आपका पेपर पास आने वाला है और आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो किस तरह से वहाँ पर आप फुल मार्क्स लेकर आओगे, या फिर आपने गाइस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वहाँ पर आपको करना क्या है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस जैसे इकोनॉमिक्स में आपने कोई तैयारी नहीं की है तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे आपका एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जिससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यानी उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है जो बोर्ड एग्जाम जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस ये वीडियो आप पूरा देखें। अभी तक अच्छे से कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे पूरे नंबर लाएं? कुछ ना आए अगर पेपर में तो वहाँ पर आपको क्या करना है? अगर गाइस आप क्लास 12th में हो और अर्थशास्त्र आपके पास है तो ये वीडियो आप पूरा देखें, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आपको वहाँ पर क्या करना है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स कैसे लेकर आओगे। तो पहले यहाँ पर हम जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उन क्वेश्चंस की आप आज से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, तो यकीन मानिए अर्थशास्त्र में आपके पूरे ही नंबर आएंगे, क्योंकि पूरी बुक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो गाइस पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में आपको आंसर भी मिलेगा। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से ऐसे आपके क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए गाइस इसमें पहला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है समझाइए, ठीक है। पूर्ति का नियम क्या है समझाइए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पूर्ति का नियम, अर्थ एवं परिभाषा, और इसमें आप लिखोगे कि उत्पादक का उद्देश्य सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। पूर्ति का नियम क्या है? उत्पादन का उद्देश्य सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह वस्तु को दी हुई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में कमी होती है। इस प्रकार कीमत और विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो दिया गया था उसका आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। क्वेश्चन था कि पूर्ति का नियम क्या है समझाइए। तो पूर्ति का नियम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा भी यहाँ पर आपने देख ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल देते हैं, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है तो उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपके और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे विद आंसर, ठीक है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये लिख लेना है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन कौन सा लिखोगे कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुणक क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए, लिख लीजिए।
गुणक क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए। आप पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गाइस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिए है। पहला प्रश्न, साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गुणक क्या होता है। एंड तीसरा, प्रभावी मांग से क्या आशय, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गाइस ये भी तैयार कर लेंगे कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। राष्ट्रीय आय मापने के उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। तो एक विधि हर बार आपकी पूछ ली जाती है, तो ये 3 विधियां जो आपकी हैं इनको सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। और ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये भी आपका विस्तृत में पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लागत फलन की संकल्पना क्या है, आप लिखोगे लागत फलन सामान्यतः उत्पादन फलनों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय किए जाते हैं, अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। लागत फलन उत्पादन के साधनों तथा लागतों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही समयावधियों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही दीर्घकालीन लागत फलनों को निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गाइस आंसर भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर C बराबर क्या दिया गया है, कुल लागत, Q क्या है, कुल उत्पाद है, T क्या है, प्रविधि यानी तकनीकी, PF क्या है, साधन कीमत, K क्या है, स्थिर लागत। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लिखोगे भुगतान शेष, पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, फिर आप लिखोगे कि भुगतान संतुलन या भुगतान शेष से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन होता है। क्या होता है, भुगतान शेष से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन होता है। प्राप्त से प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान शेष एक देश के विश्व देश के साथ लेन देन का लेखा है जो दृश्य व अदृश्य मदों पर शुद्ध व्यापार एवं एक पक्षीय अंतरकों का विवरण होता है, भुगतान शेष कहलाते हैं। अब यहाँ पर गाइस इस क्वेश्चन के आंसर को 1-2 बार आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। अब यहाँ पर गाइस देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ पर, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। अगला क्वेश्चन, लागत फलन की संकल्पना क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, बस आपको वीडियो इसी तरह से अंत तक देखना है। लागत फलन की संकल्पना क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की स्थिर लागत क्या है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में इम्पोर्टेंट है, उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, उनको यहाँ पर देख लिया। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे उन क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गाइस आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखोगे उत्पादन फलन, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि एक समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसको एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उत्पादन फलन क्या है और इसका आंसर वहां पर आप किस तरह से लिखोगे। फिर आपको नीचे लिखना है कि उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। उत्पादन फलन बराबर क्या होता है, QX बराबर F A, B, C, D, जहाँ QX बराबर वस्तु X का भौतिक उत्पादन एवं ABCD उत्पत्ति के विभिन्न साधन है। बाटसन के शब्दों में देख लीजिए इन्होंने इसकी परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस जैसे इसके ये आंसर आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो उनको यहाँ पर देख लीजिए ताकि आप अच्छे से अर्थशास्त्र की तैयारी कर पाओ अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि सीमांत लागत क्या होती है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में सीमांत लागत क्या होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, सीमांत लागत क्या होती है, मांग का नियम क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ बैंक दर को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए बैंक दर को परिभाषित कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन है कीमत विभेद किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कीमत विभेद किसे कहते हैं। ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तु का ये तो आपका है इम्पोर्टेंट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए कि वैयक्तिक प्रयोज्य से क्या आशय है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। वैयक्तिक प्रयोज्य से क्या आशय है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ठीक है, पूरी बुक से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे यहाँ पर कि सार्वजनिक वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है या फिर समस्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप याद कर लीजिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिए। मांग का नियम क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन आस्क कर लिया जाता है। बाजार का अर्थ लिखिए। ठीक है, और सार्वजनिक वस्तु क्या है, सीमांत लागत क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, चयन की समस्या क्या है, चुनाव जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको ही बार बार आपको पढ़ना है, कॉपी पर लिखकर देखना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की एकदम अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर गाइस कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। तो संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है उपयोगिता, बी नंबर पर है उपभोग, सी नंबर पर है उत्पादन और डी नंबर पर क्या दिया गया है, कीमत।
तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयोगिता। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम कहेंगे उपयोगिता। अगला क्वेश्चन, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो हम सबको पता है इकाई से अधिक। ऑप्शन आपको वहां पर इस तरह से दिए जाएंगे, अनंत, शून्य, इकाई से कम। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर आप देखिए। इसी तरह से गाइस कुछ आपके जो बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको यहाँ पर लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जो है वही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन आप ये भी तैयार कर लीजिए कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में क्या पूछा गया है, केंद्रीय बैंक। क्या पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हम सबको पता है। ठीक है, वही हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसी के साथ गाइस क्वेश्चन आपको ये भी तैयार कर लेना है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, साक्ष्य सृजन। ऑप्शन मिल जाते हैं, मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, साक्ष्य सृजन या फिर विमुद्रीकरण। तो साक्ष्य सृजन जो ऑप्शन वहां पर होता है वही आपका क्या होता है, राइट ऑप्शन। इसी के साथ कुछ और भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं ताकि इकोनॉमिक्स की आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइस बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े और अर्थशास्त्र के पेपर में फुल मार्क्स आप लाना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक अनधिमान तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, या फिर बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, या फिर मूल बिंदु के प्रति अवतल होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो दीर्घ काल में उत्पादन का कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट है। तो यानी कि उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं होता, कम से कम एक, दो, सभी। तो कोई नहीं जो ऑप्शन यहाँ पर हमें मिला यही हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है, धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, शून्य ढाल या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक ढाल। ठीक है, ऋणात्मक ढाल जो बी नंबर पर अभी ऑप्शन बोला था वही आपका राइट है। इसी तरह से गाइस क्वेश्चन आप ये भी तैयार कर लेंगे कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर या फिर शून्य। तो ध्यान रखना कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच एक से कम होती है। और ये क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हो कि अनधिमान वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर। ये क्वेश्चन आप कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपने समझ लिए कौन से तैयार करने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न समझ लिए। ठीक है, और विस्तृत भी आपने देख लिए, क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए आपको पूरी बुक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर आपने देख लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।